जय हिंद दोस्तों, संविधान के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग संविधान के वीडियो लेक्चर श्रृंखला के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान की आत्मा, संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, इसका अध्ययन कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अनुसूचियां। अनुसूचियां पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां तीनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद को हम 60 में बताएंगे कि संविधान क्या है। एक किताब है, किताब को पढ़ने की सुविधा के अनुसार छोटे छोटे पॉइंट्स या पैराग्राफ्स में बांट दिया गया। कुल कितने पॉइंट या पैराग्राफ में बांटा गया? नंबरिंग के हिसाब से 395, लेकिन इसमें उपभाग यानी क ख ग, एक अनुच्छेद में क ख ग इत्यादि संख्या को जोड़ करके ये लगभग 450 के करीब हो गए हैं। तो अनुच्छेद क्या है? संविधान को पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में लिख लेना, जिससे हमको पढ़ने में सहूलियत हो, समझने में सहूलियत हो। उसके बाद अनुच्छेद का टुकड़ा, कई अनुच्छेद मिलाकर के हम एक भाग बनाए थे। पूरे संविधान को 22 भागों में बांटे थे। प्रत्येक भाग किसी एक विशेष सब्जेक्ट को बताएगा। तो एक भाग, जैसे कि हम बताए थे भाग एक में 4 आर्टिकल, 1 2 3 4 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए भाग एक बनाया गया था। और भाग एक में केवल संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य और संघ के बारे में ही बताया गया था। यानी कि अनुच्छेद मतलब 2 3 4 5 या अन्य अनुच्छेद के संगठन लेकर के पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से बांटा गया कि प्रत्येक भाग एक विशेष विषय को ही बताए। अगर इस एक विशेष विषय खत्म हो जाता है 4 आर्टिकल के द्वारा, तो अगर नया विषय स्टार्ट होता है तो उसको भाग 2 में हम लोग वर्णित करते हैं। नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल का उपयोग करते हुए, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के का उपयोग करते हुए नागरिकता बताया गया। इसमें केवल नागरिकता के बारे में बताया गया। तो हम लोग पढ़े अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है? पूरे संविधान को समझने के लिए सुविधा अनुसार पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में बांट लिया गया है। आज वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 450 के करीब हो गई है। उसके बाद अनुच्छेद के छोटे छोटे टुकड़े कर करके पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया। इस प्रकार से बांटा गया है कि प्रत्येक भाग एक विषय को ही बताता है। अब उसके बाद जानते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या? देखिए क्या है कि अनुसूचियां, देखिए अनुच्छेद में जैसे भाग 1 अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। मतलब केवल इतना बताया गया कि संघ है और राज्य है, उसके बारे में बहुत डिटेल रूप से नहीं बताया गया। अगर डिटेल रूप से में, कि व्याख्या रूप में अच्छे से पढ़ना हो तो इसके लिए हम लोग अनुसूचियां में जाएंगे, अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग छोटे क्लास के किताबों में अगर प्रकाश का चैप्टर पढ़ना है तो केवल बता दिया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये नियम कानून है। लेकिन जब हम बड़े क्लासेस में जाते हैं, इंटरमीडिएट में जाते हैं, प्रकाश के डेरिवेशन किया जाता है, प्रकाश से संबंधित फार्मूले जनरेट किया जाते हैं, उनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, यानी प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। चलिए ठीक है, अगर प्रकाश के माध्यम से नहीं, इस उदाहरण के माध्यम से नहीं समझ पाते हैं, एक व्यवहारिक उदाहरण से, गाँव की बहुत सारी समस्या होती, घर का मान लीजिए बंटवारा करना हो, तो प्रधान जी लोग अगर दोनों पक्ष ठीक ठाक हैं, समझ लें, तो प्रधान जी के द्वारा समस्या का समाधान करा दिया जाता है, उनका बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन मामला जब पेचीदा हो जाता है, कहने सुनने से बंटवारा का समस्या का समाधान नहीं होता, तो मामला कहाँ जाता है? दीवानी फौजदारी तक जाता है। तब उसका निवारण के लिए हम कहाँ जाते हैं? जिला न्यायालय जाते हैं, प्रदेश न्यायालय जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यानी समस्या वही है। अगर वो गांव लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर निपट जाए तो उसको हम अनुच्छेद समझ सकते हैं, मतलब अनुच्छेद समझ सकते हैं। लेकिन उसी को अगर थोड़ा डिटेल में समझना हो, यानी वो हमारी समस्या, मतलब घर के बंटवारे की समस्या सॉल्व नहीं हो, तो हम बड़े लेवल पर जाते हैं। बड़े लेवल पर जाते हैं, समस्या वही रहती है। यानी कि किसी समस्या को जो अनुच्छेद में लिखा गया, उस अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ना हो तो हम लोग अनुसूचियां का अध्ययन करेंगे। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन
समय बदलने के अनुसार बाद में 4 अनुसूचियां और इसमें जोड़ी गई, तो टोटल संख्या वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां होंगी। उन सारे अनुसूचियों को हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्या है, अभी हम लोग इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर और लास्ट तक आप बने रहिए। लास्ट का जब ये पूरा अनुसूचियों को हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो 5 मिनट में इसको कैसे याद करेंगे, मतलब विद इन 5 मिनट पूरे अनुसूचियों को कैसे याद करेंगे, उसको याद करने का ट्रिक बनाएंगे। ये इसको आप याद कर पाएंगे अच्छे से, ये अनुसूचियां याद हो जाएगा, समझेंगे ही नहीं बल्कि याद भी हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना। मूल संविधान कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थे। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। अनुसूचियां मतलब इंग्लिश में इसको शेड्यूल कहते हैं। अब बात यह है कि 12 अनुसूचियां, तो प्रत्येक अनुसूची में क्या बताया गया उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले अनुसूची में बताया गया भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, कुल संख्या 8 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। इनका डिटेल में अध्ययन किया। हम अनुच्छेद में भी पढ़े थे। भारत राज्यों का संघ है, कहीं न कहीं राज्य और संघ के बारे में अनुच्छेद में पढ़े थे, लेकिन वहां डिटेल में नहीं पढ़े थे। डिटेल में अध्ययन जानने के लिए प्रथम अनुसूची में जाएंगे। प्रथम अनुसूची में भारतीय घटक के टोटल राज्य और संघ शासित प्रदेश को विस्तृत अध्ययन किया गया था। प्रथम अनुसूची में क्या किया गया? राज्य और संघ के बारे में विस्तृत अध्ययन। दूसरे अनुसूची में क्या कहा गया? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी। अब जानते पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारी मतलब पद धारण करने वाले अधिकारी। विभिन्न पदाधिकारियों में आते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इसी तरह विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक और लेखा परीक्षक, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात किया गया। इनको वेतन कितना दिया जाएगा, इनको भत्ता क्या दिया जाएगा, इनको पेंशन कितना दिया जाएगा, उसका विस्तृत अध्ययन हम लोग द्वितीय अनुसूची में पढ़ेंगे। द्वितीय अनुसूची में कहा गया, पहले अनुसूची में केवल कहा गया कि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, उनका विस्तृत अध्ययन के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों मतलब पद धारण करने वाले अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात किया गया। अब ये बताइए, जब इनको वेतन मिल गया, भत्ता मिल गया, तो पेंशन मिल गया, किस लिए मिला? इनको काम करने के लिए मिलेगा। तो तृतीय अनुसूची में यही बताया गया है कि जब ये वेतन प्राप्त कर लिए तो पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया। जब कार्य करेंगे तो कार्य करने के पहले शपथ लेंगे ना। जो भी कार्य करने जाएंगे निष्ठापूर्वक हम शपथ लेते हैं कि अपना कार्य अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसा शपथ लेते हैं ना। तो शपथ लेते मतलब जब उनको जब वेतन मिल गया, भत्ता मिल गया, पेंशन मिल गया, तो किस लिए मिला? उनको कार्य करने के लिए। कार्य करने से पहले वो करेंगे क्या? शपथ लेंगे ना, अपने कार्य करने का शपथ लेंगे। तो तीसरे अनुच्छेद में किसकी बात किया गया है? विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के पहले ले जाने वाले शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक, पहले में 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेशों का विस्तृत वर्णन किया गया। दूसरे में विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में बात किया गया। तीसरे में बात क्या किया गया? कार्य करने से पहले जो शपथ लेते हैं उसके शपथ के बारे में बात किया गया। वेतन भत्ता मिल गया तो कार्य करेंगे, कार्य करने के लिए शपथ लेंगे। अब चौथी अनुसूची में क्या कहा गया? विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से चुन करके राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। अब राज्यसभा में प्रतिनिधि कैसे भेजे जाते हैं वो अलग टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। बस यहां ये जानेंगे कि चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश से कितने लोग का चयन राज्यसभा में होगा, यानी कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्रतिनिधियों का मनोनयन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितने लोग चुन के जाएंगे उसका वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश से 31 लोग चुन के जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 लोग चुन के जाते हैं राज्यसभा में। इसी प्रकार से अन्य राज्यों से भी जाते हैं। अन्य राज्य और संघ शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे उसके प्रतिनिधित्व का वर्णन अनुसूची 4 में किया गया। 5वें अनुसूची में कहा गया विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में उल्लेख किया गया। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया।
क्यों विशेष बात किया गया? क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जैसे दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जैसे हाइट वाले क्षेत्र होते हैं, तो उनको विशेष व्यवस्था, वो क्या होता है, मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, उनको विशेष ट्रीटमेंट किया जाता है। तो विशेष ट्रीटमेंट के लिए मतलब अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के विशेष ट्रीटमेंट के लिए विशेष शासन व्यवस्था और उन पर नियंत्रण करने के लिए किस अनुसूची में बात किया गया है? 5वीं अनुसूची में बात किया है। 6वीं अनुसूची में एकदम बता दिया गया कि किसके बारे में प्रशासन का उल्लेख किया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM अगर याद करना तो AMTM। कभी क्वेश्चन पूछा कि 6वीं अनुसूची में कौन से 4 राज्यों को वर्णन किया गया है? हाँ, तो आपको याद होना चाहिए AM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के प्रशासन के बारे में स्पेशल रूप से व्यवस्था किया गया है, तो 6वीं अनुसूची में किया गया। अब देखिए 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। शक्ति के बंटवारा के लिए 3 सूचियों का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। शक्ति के बंटवारा के अनुसार में 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाए। देखिए संघ सूची क्या होता है? जब राष्ट्रीय संघ सूची में देखिए अनुसूची 7, ये अनुसूची लिखा है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में उल्लेख किया गया है। उसको 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में मतलब राष्ट्रीय महत्व के चीजों को, देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को रखा गया। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को, संसद मतलब केंद्र को है। मतलब 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को सम्मिलित किया गया और उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको? संसद को। संसद मतलब केंद्र को। वर्तमान पहले इसमें कुल 97 विषय थे पहले, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। देखिए वर्तमान में इसमें कुल 100 विषय, शुरुआत में 97 विषय थे, लेकिन फिर 3 विषय और जोड़ दिए तो इसमें 100 विषय। अब 100 कौन कौन से विषय हैं सबको याद करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। मतलब संघ सूची में कौन से विषय आते हैं जिसपे नियम और कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। देखिए कौन है, आप देखिए इसको आसानी, सेना। अब सेना संबंधित मामला है, सेना मतलब दूसरे देश से लड़ाई करने का, तो राज्य को तो दिया नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो संघ से ही जुड़ा रहेगा, तो याद भी हो जाएगा। सेना, रक्षा, अपने देश की रक्षा के बाद करने की बात करेगा तो राज्य करेगा, वो तो संघ ही करेगा ना। फिर विदेशी मामले, अगर विदेश से कोई समझौता करना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, तो किसको जिम्मेदारी दी गई? संघ सूची को। तो सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल का जो भी क्रियान्वयन है, रेल कैसे चलेगा, रेल का बजट क्या आएगा, वो संघ सूची में ही वर्णित है, उसमें ही उससे संबंधित नियम कानून बचाएंगे। फिर डाकघर, जो डाकघर है ना, पोस्ट ऑफिस है ना, वो संघ सूची का विषय है। बचत, जो सेविंग होती है, जैसे LIC हो गया, अन्य सरकारी सेविंग योजनाएं जो होती हैं, वो संघ सूची में वर्णित है। परमाणु ऊर्जा ये राज्य को तो दिया ही नहीं जा सकता, पक्का ये संघ को ही दिया जाना चाहिए। नागरिकता की बात की जाती है, कोई हमारे देश में कितने दिन से रह रहा है, उसको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो कौन निर्धारित करेगा? संसद मतलब संघ। फिर संचार मतलब कम्युनिकेशन। फिर मुद्रा मतलब करेंसी। फिर RBI भारतीय रिजर्व बैंक। स्टॉक एक्सचेंज। जनगणना मतलब जनगणना किस सूची में रखा गया? संघ सूची में। आयकर तथा निगम कर, जो टैक्स, आयकर जैसे GST हो गया, ये निगम कर, कॉर्पोरेट कर होता है, सेवा कर, ये सब सारी चीजें किसमें है? संघ सूची में। संघ सूची में टोटल वर्तमान में 100 विषय हैं। 100 विषयों को याद नहीं कर सकते, केवल कुछ जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम में आते हैं उसको याद किया जा सकता है। रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बजट, जनगणना, आयकर, निगम कर इत्यादि। अब उसके बाद देखिए राज्य सूची। देखिए संघ सूची में
राष्ट्रीय महत्व के संबंधित देखिए संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को रखा गया था, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को था, यानी संसद को था। लेकिन राज्य सूची में वैसे विषयों को रखा है जो क्षेत्रीय महत्व रखते हैं, क्षेत्रीय महत्व रखते हैं, और उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार यानी विधानमंडल को है। विधानमंडल का पहले शुरुआत में तो इसमें कुल 66 विषय थे, लेकिन उनमें कटौती कर करके 61 विषय, यानी वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय रखा गया है? 61 विषय रखा गया है। और वो विषय 61 विषय में कुछ इंपॉर्टेंट विषय उसको याद करना जरूरी है, जैसे न्यायालय, जैसे हम लोग कहते हैं जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, ये सब राज्य विषय के अंतर्गत है। राज्य पुलिस, राज्य के जो पुलिस है, जिला अस्पताल, जो हम लोग जिला अस्पताल में जाते हैं ना सरकारी अस्पताल में, सफाई, साफ सफाई की जिम्मेदारी किसको? राज्य को है। पशु, आवारा पशुओं का नियंत्रण करना, उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप। वन देखिए, वन कौन सी सूची के विषय है? राज्य सूची के विषय। देखो रेलवे पुलिस, सीआरपीएफ होते हैं ना, हालांकि नियुक्ति उनकी केंद्र सरकार द्वारा होती है, एसएससी के थ्रू होती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य पुलिस को। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। हाँ, रेल संघ में आएगा, लेकिन रेलवे पुलिस जो स्टेशन पर रहते हैं ना, वो रेलवे पुलिस अलग होते हैं, वो रेल संघ में आएगा, लेकिन रेलवे पुलिस मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म में जो पुलिस होते हैं वो राज्य सूची के विषय है। इसीलिए बार बार पूछता है, रेलवे लगा है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो रेलवे पुलिस राज्य सूची के विषय। बाट एवं नाप, बाट जो नाप तौल के उपयोग में आने वाली जो सामग्री होती है वो राज्य सूची के विषय। सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसको है? राज्य को। कृषि, सिंचाई, पशु, सफाई, जिला अस्पताल, राज्य पुलिस, न्यायालय, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं। इस पर कानून ये कैसे ठीक ढंग से क्रियान्वयन होगा, उसकी समीक्षा, उस पर बनाया गया कानून का विषय किसका है? विधानमंडल का है, यानी राज्य का मंडल है। अब देखिए अगला सूची समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों कानून बनाए, दोनों को कानून समान हो गया, ठीक, तो प्रभावी किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का। जैसे केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा, राज्य सरकार के कानून खत्म हो जाएगी। यानी समवर्ती सूची में रखे गए विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून के समान होने की दशा में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, ठीक। और इसमें वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? 52 विषय। पहले कितने थे? 47। थोड़ा इसको भी याद करना, पहले 47 विषय थे, लेकिन अब 52 विषय हो गए हैं, ठीक। हाँ, यानी ये बढ़ा है, 47 से 52 हो गए। देखिए केंद्र और केंद्र का जहां बात आ गया उसमें विषय को जोड़ दिया गया, लेकिन देखिए यहाँ पर राज्य सूची में पहले 66 था, 61 था, इसमें घटा दिया गया, यानी अधिक से अधिक जिम्मेदारी किसको दिया गया? केंद्र को दिया गया। तो उसमें 97 विषय थे, 100 विषय संघ सूची में वर्तमान में। राज्य सूची में पहले 96 विषय थे, फिर वर्तमान में 61 विषय कर दिए गए। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। कुछ 52 विषय में जो इंपॉर्टेंट विषय उसको यहाँ देखते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, मतलब आर्थिक और सामाजिक नियोजन कैसे होगा, ये किस में बताया गया? समवर्ती सूची में। प्रदूषण नियंत्रण के बारे में किस में बताया गया है? समवर्ती सूची में। परिवार नियोजन के बारे में किस में बताया गया है? समवर्ती सूची में। समाचार पत्र जो आते हैं किसका विषय है? समवर्ती सूची का। कारखाने, देखिए कारखाने अगर आपके राज्य में अगर कारखाने स्थापित होता है तो दोनों का अधिकार है, राज्य को भी और केंद्र को भी, यानी समवर्ती सूची का है। हाँ, दो, उसमें क्या लगता है? एक यस जीएसटी लगता है, एक सी जीएसटी लगता है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों जिम्मेदार है उसके लिए। श्रम कल्याण, लेबर वेलफेयर, ठीक। दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, दीवानी और फौजदारी मुकदमे क्या होता है बाद में डिटेल में पढ़े। शिक्षा, देखिए ये भी कंफ्यूज बहुत बार पूछा, शिक्षा किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में। कभी कभी लगता है कि यार ये राज्य सूची के विषय है, लेकिन याद रखना है शिक्षा कौन सा विषय है? समवर्ती सूची है।
तो हम लोग 7वें अनुसूची में 3 सूचियों को अध्ययन किए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? संसद को है, यानी केंद्र को। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को रखा गया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को यानी विधान मंडल को। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन अगर कानून समान हो जाए तो प्रभावी किसका हुआ? केंद्र का होगा। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय? 52 विषय। देखिए ये तो हम समझ में आ जाता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, लेकिन इससे संबंधित जो विषय है उसको थोड़ा सा लिख लेना, याद कर लेना ज्यादा जरूरी होता है, वही तो पूछे जाते हैं। अब देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहिए? बहुत इंपॉर्टेंट। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। वर्तमान में 22, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, बाकी और 14, 26, 2 यानी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया। 100 से 67, 60 से सिंधी। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा देखिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जैसे भी याद कर लें। देखिए KLMN, यमयन तो ऐसे रहता है एक ही साथ, KMN, जे के यल गैप है लेकिन लगभग साथ में ही ना, तो KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अगर याद ना हो तो KMN याद रखिए। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कब जोड़ा गया है? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। खूब पूछा जाता है। अब देखिए 92वां संविधान संशोधन, ये अगर ना याद हो तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, 21, 71, 92। ठीक, अगला जो जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। MSDB, इसको जैसे याद कर सकते हैं, MSDB। अब अपने तरीके से इसको और अच्छा बना सकते हैं, जैसे मतलब याद हो जाए। देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख किया गया। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थे? 14 थे। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगी और बोडो को जोड़ा गया है। 14 ये, 8 ये, टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। तो 8वां अनुसूचित किसके बारे में बताया? भाषाओं के, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। अब देखिए 9वीं अनुसूची, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी खूब पूछा थे। जब संविधान प्रथम संशोधन हुआ, मतलब संविधान जब बन के तैयार हो गया तो सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ। ठीक, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। ये संविधान के 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसको जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए क्या था, पहले जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में ये अनुसूची देखिए भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। मतलब कह लीजिए भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। ठीक, भूमि सुधार से जुड़े जो कानून है उसको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। क्यों बचाने के लिए? इसको समझते। देखिए क्या है कि जब हम भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों को जब हम गुलाम थे, तो हमारी भूमि जो किसी एक पर्टिकुलर जमींदारों को, किसी को 100-100 बीघा, 200-200 बीघा जमीन एक ही लोग को थी। बाद में जरूरत पड़ी कि भूमि का दूसरे लोगों को अधिकृत किया जाए, मतलब भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया जाए। तब स्वाभाविक से भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया जाएगा तो जिसका नुकसान होगा कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट से उनको सुरक्षा देने के लिए, न्यायिक सुरक्षा देने के लिए 9वां संविधान जोड़ा गया। किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। ठीक, और डिटेल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। हम लोग पहले जमींदारों के चंगुल में जकड़े हुए थे। किसी को 100 बीघा था तो किसी को 200 बीघा था, किसी को कुछ था ही नहीं। तो भूमि सुधार हुआ, कुछ लोगों को जमीन बांटी गई भूदान आंदोलन के द्वारा या अन्य माध्यम के द्वारा। तो उस समय क्या था, लोग कोर्ट में जाएंगे तो फिर कोर्ट से इनको न्यायिक सुरक्षा मिले,
इसी के बाद 9वीं अनुसूची में किया गया। इसको याद रखना, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित चीजों को रखा गया है और भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए ये अनुसूची लाया गया था। पहले नहीं था ना, लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि उसमें भूमि सुधार कार्यक्रम चल रहे थे। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लोग कोर्ट में जाते थे, तो कोर्ट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अब देखिए 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची एकदम याद हो जाए, दल बदल। देखो इसको 1995 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए ये याद रखना, कौन सा संविधान संशोधन? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वां अनुसूची जोड़ा गया। 10वां अनुसूची में 10 से 10वां, 10 से दल बदल, ठीक, दल बदल, ये दल बदल से संबंधित है, ठीक, दल बदल से संबंधित। दल बदल क्या है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस ये जानते। 10वीं अनुसूची कब आया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अब देखिए 11वां अनुसूची, 11वां अनुसूची यह संविधान में 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं को कार्य करने के लिए 39 विषय प्रदान किए। 29। पंचायती राज संस्था मतलब ग्राम पर नियंत्रण करने की छोटी इकाई, ठीक, तो उसको कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सा है? 11वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 93 द्वारा। यह ग्राम पंचायती राज संस्था से संबंधित है, ठीक। 12वीं अनुसूची में यह भी 1993 में जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1993 में 2 संविधान संशोधन हुए, 11वां और 12वां अनुसूची जोड़ने के लिए। कब? एक 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, एक 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोनों संशोधन 1993 में हुई है। यह पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज मतलब ग्राम सभा पे अधिकार करने की सबसे छोटी इकाई। यह किससे संबंधित है? नगरीय शहरी क्षेत्र स्थानीय संस्थाओं न तो नगर निगम से संबंधित है। मतलब ये नगरीय चुनाव से संबंधित है, ये पंचायती चुनाव से संबंधित है। बस ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। अब पूरे अनुसूची को हम लोग देखिए 60 में पढ़ते। पहली अनुसूची में किसकी बात किया गया? 28 राज्य, 8 यूटीज, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया। दूसरी अनुसूची में किसकी बात किया? पदाधिकारियों को वेतन भत्ते पेंशन के बारे में बात किया गया। तीसरी अनुसूची में क्या बात किया गया? जब पदाधिकारियों को पेंशन भत्ता सब मिल गया तो क्या करेगा? कार्य करने की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। चौथे में किसकी बात किया गया? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों से कितने प्रतिनिधि चुन के जाएंगे उसके बारे में वर्णन किया गया। 5वीं अनुसूची में क्या किया गया? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया। 5वां में मतलब शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल कास्ट के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया। 6वें अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया। 7वें अनुसूची में किसकी बात किया गया है? संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया। इसको 3 सूचियों में बांटा गया है। 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार है। 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब 3 सूची, संघ, राज्य और 7वीं अनुसूची मतलब 3 सूची। 3 सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। इसमें पहले कितने थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। इसमें पहले कितने थे? 66। अब वर्तमान में कितने हैं? 61। इसमें पहले कितने थे? 47। वर्तमान में कितने हैं? 52। ये भी याद रखना है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100। संघ सूची के विषय याद करना है, उसको याद कर लेना।
और उसके बाद देखिए जो 22 भाषाएं हैं, जो अभी हम पढ़े हैं ना कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं पहले थी, ठीक। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 72वां संविधान संशोधन फिर कब जोड़ा गया था? चलिए इसको देख लेते हैं फिर से। एकदम 1992। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया। मूल रूप से 18 भाषाएं थी और बाकी मूल रूप से 14 भाषाएं थे, बाकी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोकड़ी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया था। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 को मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरो को जोड़ा गया था, ठीक। तो 8वां संविधान 8वां अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। अब 9वां अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वां अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पंचायतों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंधित है। ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। फिर 12वां अनुसूचित किससे संबंधित है? नगर पंचायत मतलब नगर निगम के चुनाव से संबंधित विषयों को बताया गया। इसमें कुल 18 विषय बताए गए हैं। अब देखिए जो हम 8वीं अनुसूची में पढ़े हैं 22 भाषाएं, कभी कभी परीक्षा में 4 विकल्प दे देता है, पूछता है कि कौन सी भाषा हमारे मूल संविधान में नहीं है। तो इसमें विकल्प में देखिए जो मशहूर विकल्प है जो भोजपुरी दे देता है, भोजपुरी, राजस्थानी। देखिए क्या हमारे संविधान का भाषाएं 22 भाषाओं में नहीं है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है विकल्प में दे देता है भोजपुरी, राजस्थानी। तो 22 भाषाओं अगर दिमाग में याद रहेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन करने में हमको आसानी रहेंगे और आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या है कि हम अभी पढ़े हैं 9 में पढ़े हैं कि ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, लेकिन उसमें एक नोट पॉइंट कर लीजिए, और उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन 11 जनवरी 2007, ये डेट याद होना चाहिए, संविधान पीठ के एक निर्णय ने बताया कि अनुसूची 9 में वर्णित उन विषयों को सम्मिलित न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है जब वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। यानी मौलिक अधिकार का अगर वो हनन कर रहे हैं तो अनुसूचित 9 में वर्णित विषयों को भी न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो अनुसूचित से संबंधित इतने सारे थ्योरीज थे। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर आगे के वीडियो में करेंगे। उस क्वेश्चन आंसर में हम लोग संविधान के भाग और अनुसूचित दोनों को लेकर के करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।